नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 24 घंटे में 2 और किसानों ने की खुदकुशी। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन में 11 किसानों ने की आत्महत्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समस्याएं सुनने के लिए चुना उपवास का मंच। दार्जिलिंग में पर्यटकों को निकालने में जुटा प्रशासन। हटाए गए एसपी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आज तय करेगा आगे की रणनीति। नोटबंदी से डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वॉशिंगटन में कही बात। मौजूदा परेशानी के बावजूद होंगे दीर्घकालिक फायदे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरेसा मे का सरकार बनाने का दावा। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन की कही बात। जेरेमी कॉर्बिन ने मांगा इस्तीफा। चैंपियंस ट्रॉफी से न्यूजीलैंड बाहर। बांग्लादेश ने 5 विकेट से दी मात। फ्रेंच ओपन के फाइनल में नडाल और वावरिंका। किसान आंदोलन देशव्यापी होने जा रहा है। किसान संगठन आज दिल्ली में आगे की रणनीति तय करेंगे। उधर तमिलनाडु में किसान आंदोलन शुरू होने के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला नहीं थम रहा। यहां 24 घंटे में 2 और किसानों ने खुदकुशी कर ली। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक किसान ने कर्ज के बोझ के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में एक किसान ने आत्महत्या की। इस बीच मंदसौर में भी एक किसान की मौत हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन फैलने लगा है। जंतर मंतर पर 40 दिन तक धरना देने वाले तमिलनाडु किसान पी अय्या कुन्ना की अगुवाई में राज्य में बेमियादी आंदोलन शुरू हो गया है। वो किसानों के कर्ज माफी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्लीज कीप योर प्रॉमिस, विथड्रॉ द केस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट and give the pension to the farmers. Those who are above 60 years, give profitable price to the farmers. Till that we ask them the right of loans. महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन के बीच किसानों की खुदकुशी के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 9 दिनों में 10 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने नहीं चुकाए गए बैंकों के फसल कर्ज की गणना और किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए समिति बनाई है। इस महाराष्ट्र में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कल भी सोलापुर के एक करमाला तालुके में एक किसान ने आत्महत्या की और समय निकालने पे सरकार तुली हुई है, जो अभी किसानों के सहनशील शक्ति के ऊपर से जा रही है। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि अगर मंदसौर फायरिंग की सीबीआई जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जाता तो रविवार से दूध और सब्जियों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। ये जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है, कल की बैठक में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेगा। पंजाब में 7 किसान संगठनों ने कर्ज माफी और स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर 12 जून को आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं राज्य में पिछले 1 महीने में कई किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। पिछले 2 दिनों में फतेहगढ़ साहिब के गांव डेर मीर मीरा के किसान लखवीर सिंह और गांव लाहौरी खुर्दा के किसान जसपाल सिंह ने कर्ज के चलते जान दे दी। नवविक्रम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंसाग्रस्त मंदसौर में स्थिति सामान्य हो रही है। कल दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई। आज भी कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत की पेशकश दोहराई है और उनकी समस्याएं सुनने के लिए उपवास का मंच चुना है। मंदसौर शहर में 3 दिन बाद बाजार खुले तो लोग जरूरी सामान खरीदने निकले। शुक्रवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई। शहर में एटीएम चालू हो गए हैं। दूध और सब्जियों की आवक भी बढ़ गई है। इस दौरान किसी बाहरी को शहर में प्रवेश नहीं मिला। हम लोग जैसे डिसीजन ले रहे हैं कर्फ्यू की उठाने की अवधि को बढ़ाने में, वो अपने आप में प्रमाण है कि हमें लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है। मंदसौर में हिंसा के आरोप में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के दूसरे हिस्सों से छिटपुट हिंसा की खबरें आती रहीं।
भोपाल इंदौर हाईवे पर फंदा के पास कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। गुरुवार को भी छिंदवाड़ा, शाजापुर और धार समेत कई इलाकों में आगजनी और पथराव हुआ था। किसानों का आरोप है कि मंदसौर में पुलिस की पिटाई से किसान घनश्याम धाकड़ की मौत हो गई। हालांकि पुलिस का दावा है कि मौत की वजहें अभी अस्पष्ट हैं। एएनआई के मुताबिक रायसेन में भी किसान श्रीकृष्ण मीणा ने आत्महत्या कर ली। किसान पर 10 लाख रुपए का कर्ज था। किसानों का आरोप है कि उन्हें फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और न ही योजनाओं का पता है। यूरिया खाद वगैरह के, तेल के भाव, पैकिंग चीज़ों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ दल स्थिति बिगाड़ने में लगे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो कि आंदोलन को अनावश्यक हवा देने की कोशिश कर रही हैं राजनीतिक स्वार्थवश, मैं समझता हूं उन्हें बचना चाहिए, उनके हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि प्रधानमंत्री कर्ज माफी का वादा भूल गए हैं। And on the day of the election, President Prime Minister promised that if they come back, they will waive the loan. So they were doing politics, not we are. मध्य प्रदेश में 1 जून से किसान आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हो गई थी। किसान नेताओं का मानना है कि जब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान सरकार नहीं ढूंढती है, तब तक उनके जीवन में किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है और किसानों की समस्याएं लगातार उठती रहेंगी। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में शांति बहाली के लिए भोपाल में अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो तब तक अनशन पर रहेंगे जब तक किसान आंदोलन शांत नहीं हो जाता। अपने बयान में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके उपवास के दौरान प्रदेश के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार के सारे काम दशहरा मैदान से ही निपटाए जाएंगे। साथ ही उपवास के दौरान किसानों से चर्चा के सभी रास्ते खुले रहेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि वो किसान आंदोलन को लेकर राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करेगी। पार्टी ने किसानों के खिलाफ दर्ज झूठे मामलों को वापस लिए जाने की मांग की है। कल 11 बजे से मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, बल्लभ भवन में नहीं बैठूंगा, मैं भैल के दशहरा मैदान पर बैठूंगा, जनता से, किसानों से चर्चा करने के लिए बैठूंगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आएं। जो जायज चीजें उन पर चर्चा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। आखिर लोकतंत्र में चर्चा से ही समस्या का समाधान होता है। और रविंद्र सिंह शोराण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मंदसौर से। रविंद्र, ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठने वाले हैं, किस तरह से उनके इस ऐलान को लिया जा रहा है, खासकर किसानों की ओर से? जी देखिए, मंदसौर क्योंकि अब पूरे मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका एक गढ़ बन चुका है, उसका एपिसेंटर केंद्र बिंदु बन गया है और तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो मृतक हैं उनके परिवारों से मिल रहे हैं। तो इस बीच उन लोगों का, किसान नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के यहाँ बैठने का जो है वो एक सियासी नौटंकी भर हो सकती है, क्योंकि किसानों के पास ऐसी कोई बात नहीं है जो कि उन्होंने पब्लिक डोमेन में अभी तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक लिखित में ना दी हो या मीडिया के माध्यम से जनता को इस बात का अंदाजा ना हो। हर चीज जो है वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मुख्यमंत्री उसका स्थायी समाधान निकालने की बजाय मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे किसी भी तरह से किसानों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो नोटबंदी के बाद असर हुआ है, फसलों का कम दाम मिल रहा है, लागत लगातार बढ़ रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो यानी में किसान फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं मुख्यमंत्री के इस कदम से। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीती रात दार्जिलिंग के ताज़ा हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच दार्जिलिंग के एसपी को हटा दिया गया है। उनकी जगह अखिलेश चतुर्वेदी को नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहां फंसे सैलानियों को निकालने का काम भी जारी है। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हिंसा पीड़ित दार्जिलिंग, कालिम्पोंग,
और करसियांग में फ्लैग मार्च किया। खराब माहौल के बीच पर्यटकों का बुरा हाल है। करीब 10,000 पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। हाँ, टोटली घाटा हुआ है। टोटली 2 दिन का टूर था, मिसमैनेज हो गया और हम लोगों को रात को ही वहाँ से चलना पड़ा। आज पूरे दिन यहाँ पे हम लोग रहे हैं। फैमिली थी हमारी और 2 दिन हमारे बिल्कुल बेकार हो गए, कुछ भी नहीं घूम पाए। हम पूरे दिन होटल में रहे और वापस आ गए। राज्य सरकार पर्यटकों को निकालने की कोशिशें कर रही है। पर्यटकों को शुक्रवार और शनिवार को NBSTC की मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। We have arranged extra coaches in the Calcutta bound train. Our volunteers, tourism officers and workers, they are on the road. We have arranged several buses from several places of hill areas to Siliguri. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित इलाकों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद को गैर कानूनी बताया और कानूनी कार्रवाई की बात कही। CPM और BJP ने बातचीत पर जोर दिया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का गुरुवार को प्रदर्शन सरकारी स्कूलों में बांग्ला को अनिवार्य बनाने के विरोध में था। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि दार्जिलिंग में बांग्ला को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। पूरा दार्जिलिंग सुनसान पड़ा है, पर्यटक वापस भाग रहे हैं और वहां के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, विमल गुरुंग या ममता बनर्जी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सिलीगुड़ी से अखिलेश सुमन। और अखिलेश सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दार्जिलिंग से। अखिलेश, हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए ये समझा कि कितना नुकसान वहाँ के आम बाशिंदों को हो रहा है, क्योंकि एक तरह से पीक सीज़न है ये। तमाम लोग छुट्टियां मनाने इस वक्त उस तरफ का रुख करते हैं। ऐसे में जो नुकसान हो रहा है उस पर कुछ कहना है सियासी दलों का? देखिए, अभी तक तो जो मुख्य सियासी पार्टी है यहाँ की तृणमूल कांग्रेस, उसका अभी तक यही कहना है कि हम पर्यटकों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम पर्यटकों को सहायता मुहैया करना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर्यटक बैठें, वहां पर्यटक रहें, क्योंकि एक साल में एक बार कोई प्लान करके जाता है। दिल्ली से, जयपुर से, अजमेर से, तरह तरह के देश के तरह तरह के कोनों से लोग जाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं और उसके बाद पर्यटन के लिए जाते हैं। और जब वहां जाकर उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है तो एक बंगाल की छवि पर भी असर पड़ता है। उसके अलावा जो पूरे देश के लोग पर्यटन के प्रति आकर्षित होते हैं दार्जिलिंग आने के लिए, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी तक जो मुख्य सियासी पार्टी है उसके अंदर से ऐसी कोई संवेदनशीलता नहीं दिखी जिससे यह लगे कि उनको पर्यटन बढ़ाने में कोई रुचि थी, क्योंकि यह पता था सबको कि यह ऐसा समय होता है जिस समय सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। और उस समय ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस ने एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा उठाया जिसमें गोरखा यानी कि पर्यटकों को नुकसान हो रहा है, जो वहाँ के आम बाशिंदे हैं उनको नुकसान हो रहा है, और इस बीच सियासत इस मसले पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। भारत शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। भारत के साथ पाकिस्तान को भी सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संपर्क के साधन बढ़ने चाहिए, लेकिन इसका असर संप्रभुता पर नहीं पड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री कजाकिस्तान के 2 दिन के दौरे के बाद कल रात स्वदेश लौट आए। 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को भारत शंघाई सहयोग परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए सभी देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ साझा कोशिशों पर जोर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत SCO सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता भी SCO के प्रयासों से लाभ उठा सकती है। साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने SCO का गठन किया था। प्रधानमंत्री ने SCO देशों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारत की चिंताएं भी सदस्य देशों के साथ साझा की। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। प्रधानमंत्री की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। दोनों नेताओं ने रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। आर्थिक और कनेक्टिविटी से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। This meeting was a broad assessment of the relationship. So
I would say you should rest assured that there was a sense that both sides would address each other's concerns very seriously. प्रधानमंत्री की मुलाकात उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी हुई। बीती रात पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे का हालचाल जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि नोटबंदी से नकदी की किल्लत होगी, बावजूद इसके सरकार ने यह कदम उठाया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री ने नोटबंदी की सफलता पर कहा कि इससे अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में बड़े और ठोस कदम देखने को मिलेंगे। If you have 86%, the largest ever currency replacement in global history, it's bound to create some problems, but this one didn't. There have been 3 positive achievements of the demonetization. A very large movement, a huge movement towards digitization of the economy has started. Secondly, you have an integration of the informal economy into the formal taking place. The number of people coming into the tax net has increased. In fact, in 3 months' time itself, 9.2 million people got added to the list of assessees. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने वाले केंद्र के कानून को वैध जरूर माना है। कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए पैन और आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सिर्फ पैन कार्ड के जरिए आयकर भर सकते हैं, लेकिन जिनके पास आधार और पैन दोनों हैं उन्हें दोनों को आपस में जोड़ना होगा। सरकार इसे राहत मान रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए कानून को, जो इनकम टैक्स के प्रावधान का कानून है, इसको वाजिब पाया और कोर्ट ने कहा कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का और इस कानून में कोई गलती नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो इनकम टैक्स असेसी हैं जिनके पास आधार है उनको लाजमी ये आधार कार्ड लिंक करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे सलमान खुर्शीद ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार से साफ कहा है कि आधार को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर वो विचार करे और खामियों को दुरुस्त करे। उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार वाला मामला संवैधानिक पीठ के पास लंबित है, लिहाजा कोर्ट ने उन लोगों को राहत दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। I don't use the word setback. I think this is just the court cooperating and collaborating with Parliament to find an appropriate scheme of things, and the court has certainly, I think, gone quite a distance in supporting what the Parliament has done. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 139 AA को वैध बताया है, जिसमें डेटा लीकेज के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की बात कही गई है। न्यायाधीश AK सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने कहा कि संसद के पास कानून बनाने का पूरा हक है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। यहां मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए। पिछले 3 दिनों में अलग अलग इलाकों में 13 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर घाटी में कल अलगाववादियों से बंद की वजह से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, बाजार बंद रहे, कुछ जगहों पर पत्थरबाजी हुई और झड़प भी हुई। इधर रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कल श्रीनगर में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की।
एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के घर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ कल कई पत्रकार संगठनों ने दिल्ली में प्रेस क्लब में एकजुटता का प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हुई बैठक में कई नामचीन पत्रकारों और कानूनविदों ने इस छापेमारी का विरोध किया। प्रणय रॉय ने इस घटना को राजनीति से प्रेरित करार दिया और सीबीआई जैसी संस्था को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। And our criticism, frankly, is not against the CBI or the ED or the income tax. It's against politicians who are manipulating and want to eviscerate these institutions of our country. कानूनविद फली एस नरीन ने सीबीआई की छापेमारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया, तो वहीं पत्रकार और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण शौरी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए पत्रकारों से एकजुट होने की अपील की। That is, the raids and the FIR filed by the CBI are definitely an unjustified attack on press and media freedom. They will try to divide the press by insinuating such things, and they will use they will use the existing media to defame the rest of the media. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अलावा भी कई संगठन इसमें शामिल थे। इस मौके पर एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष राज चेंगप्पा, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर और एच.के. दुआ समेत कई पत्रकारों ने इस छापेमारी का विरोध किया। मोहम्मद फाते टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तेलंगाना से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का कल हिमाचल के कुल्लू में निधन हो गया। 80 साल के गोवर्धन रेड्डी को सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ा था। वो संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ एक सप्ताह के हिमाचल दौरे पर थे। आज नालगोंडा में उनका अंतिम संस्कार होगा। रेड्डी आंध्र प्रदेश विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। 2012 में वो राज्यसभा के सांसद चुने गए। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन पर शोक जताया है। तेलंगाना में किसानों की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों को भी उन्होंने याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद समेत कई नेताओं और मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। नगा विद्रोही गुट NSCN-K के अध्यक्ष SS खपलांग का शुक्रवार रात म्यांमार के कचिन राज्य के टक्का इलाके में निधन हो गया। पूर्वोत्तर में पिछले कुछ सालों से सेना पर हुए कुछ हमलों के खापलांग मास्टरमाइंड रहे। मणिपुर में सेना के 18 जवानों को मारने समेत सुरक्षा बलों पर कई हमलों का खापलांग मास्टरमाइंड रहे। NSCN का ये गुट 1980 के दशक से सुरक्षा बलों पर हमले, जबरन धन वसूली और लूटपाट जैसी विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त रहा है। सरकार ने सितंबर 2015 में NSCN-K को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर शुरू हो गया है। इस साल 31 मई तक देश भर में डेंगू के 11,402 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इससे 11 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज़्यादा मरीज 4,735, तमिलनाडु में 3,259 और कर्नाटक में 759 लोग डेंगू से पीड़ित हुए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 512 और गुजरात में 491 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में पिछले साल की तुलना में 31 मई तक 3 गुना यानी 61 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के अब तक 7,711 मामले सामने आए हैं, जिसमें कर्नाटक में 2,106, महाराष्ट्र में 2,059 और गुजरात में 1,677 मरीजों की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी यानी DUP के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उन्होंने कहा कि केवल 8 सीटें कम होने की वजह से उनकी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन वो 318 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए सरकार बनाने का दावा उनका बनता है। इधर लेबर पार्टी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। ब्रेक्जिट के लिए बेहद अहम माने जा रहे ब्रिटेन आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत से वो चूक गई। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने उम्मीद जाहिर की है कि एक बार फिर वो सहयोगी दलों की मदद से सरकार बना लेंगी। उन्होंने देश में राजनीतिक स्थिरता को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if, as the indications have shown, if this is correct, that the Conservative Party has won the most seats. दूसरी तरफ चुनाव में धमाकेदार वापसी करने वाली लेबर पार्टी ने टेरेसा मे से इस्तीफे की मांग की है।
लेबर पार्टी को लंदन, उत्तर पश्चिम, यॉर्कशायर, वेल्स, पूर्वोत्तर और उत्तरी आयरलैंड में भारी जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को अपने परंपरागत गढ़ों में कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। स्कॉटलैंड में कंजर्वेटिव पार्टी को कुछ सीटों पर मिली जीत के अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेबर पार्टी नेता जेरेमी कॉर्बी ने चुनाव नतीजों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने की संभावना पर वो विचार कर रहे हैं। Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. चुनाव में इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता पॉल नटाल को बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन भारतीय मूल के लोगों ने इस बार नया कीर्तिमान रचा है। पहली बार 17 भारतीय मूल के लोग जीतकर ब्रिटिश संसद में पहुंचे। प्रीत कौर ब्रिटिश संसद में पहली महिला सिख होंगी। चुनावी नतीजे पर सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की नजरें टिकी थीं। यूरोपियन काउंसिल ने कहा कि इस नतीजे का ब्रेक्सिट वार्ता पर असर पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी ने भी यही बात दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा। बगदाद में शुक्रवार को हुए एक आत्मघाती हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुरक्षा बलों के मुताबिक यह हमला बगदाद से करीब 60 किलोमीटर दूर करबला में हुआ। हमले को आत्मघाती महिला ने अंजाम दिया, जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी IS ने ली है। इंग्लैंड में खेली जा रही चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर हुआ है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश ने उसे 5 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश को 50 ओवर में 265 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 47.2 ओवर में 268 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। बांग्लादेश की इस जीत के बाद उसके चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बाकी हैं। वहीं आज एजबस्टन में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका ने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही वावरिंका पिछले 44 साल में यहां खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में वावरिंका ने मरे को 6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में राफेल नडाल ने डोमिनिक थीम को मात देकर फाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में नडाल ने थीम को 6-3, 6-4, 6-0 से हराया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में स्विट्जरलैंड के स्टान वावरिंका के खिलाफ खिताबी भिड़ंत होगी। और वहीं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन के महिला एकल के फाइनल का जो मुकाबला है वो आज होगा। फाइनल मुकाबला रोमानिया की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप और लातविया की जेलेना ओस्टापेंको के बीच होगा। हालेप ने दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को मात देते हुए फाइनल में कदम रखा। ओस्टापेंको ने स्विट्जरलैंड की टीमये को पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मात दी। जाते जाते हेडलाइंस एक बार फिर से। 24 घंटे में 2 और किसानों ने की खुदकुशी। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों में 11 किसानों ने की आत्महत्या। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्याएं सुनने के लिए चुना उपवास का मंच। दार्जिलिंग में पर्यटकों को निकालने में जुटा प्रशासन। हटाए गए एसपी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा आज तय करेगा आगे की रणनीति। नोटबंदी से डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ी अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक टीवी इंटरव्यू में कही बात। मौजूदा परेशानी के बावजूद होंगे दीर्घकालिक फायदे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरेसा मे का सरकार बनाने का दावा। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन की कही बात। जेरेमी कॉर्बिन ने मांगा इस्तीफा। और चैंपियंस ट्रॉफी से न्यूजीलैंड बाहर। बांग्लादेश ने 5 विकेट से दी मात। फ्रेंच ओपन के फाइनल में नडाल और वावरिंका। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार।